हार्दिक नमन उनकी स्मृति को। जो विषय आज का है रविवार गोष्ठी का, वह कई मानों में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस संविधान के आधार पर हमने नए भारत का सपना देखा था, जिस लोकतंत्र का सपना हमने देखा था, क्या वो लोकतंत्र हमें मिला? ये एक प्रश्न है जिसको पूछा जाना चाहिए इतने वर्षों के बाद। हर वर्ष पूछा जाना चाहिए था, पर पूछा जाता रहेगा। लेकिन उस दिशा में नई सोच की आवश्यकता है, ऐसा लगातार हम लोगों को लगता है। कई मानों में मुझे ये लगता है, जैसा कि आपने विषय में देखा होगा, कि हम आज चर्चा करना चाहते हैं कि लोकतंत्र जो आज का है वह सच्चा है या केवल जो है वो दिलासा देता है कि हम लोकतंत्र। और जैसा उस विषय से आपको लगता भी होगा, बहुत से लोगों का मानना ये है कि जो लोकतंत्र हमें मिला है वो झूठा है। झूठा इस माने में है क्योंकि अगर हम अपने से पूछें तो क्या वो लोग जो लोकसभा में बैठते हैं वो हमारे चुने हुए हैं? हाँ, चुने हुए इस माने में अवश्य कहे जा सकते हैं कि वोट दिया जाता है, पर क्या वो हमारी बात कहते हैं वहाँ पर? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो लगेगा कि नहीं, हमारी बात तो कहते नहीं है, न सुनी जाती है, कभी हमारे पास वो आते भी नहीं। और यह एक किसी विशेष विषय की बात नहीं है, ये लगभग सभी विषयों की बात है। हमसे जो जुड़े हुए हैं उनकी बात। किसे पैसा देना है, किस चीज़ में पैसा देना है, ये बहुत स्पष्ट है। आज सुबह ही मैंने मुख्यमंत्री को एक छोटी सी लड़की के द्वारा एक पत्र लिखा गया है, वो मैंने पढ़ा। छोटी सी लड़की ने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे और भी भाई बहन हैं, वो भी पढ़ना चाहते हैं, पर मेरे पिता मजदूरी करते हैं और उन्हें लगता है कि लड़की पर कितना पैसा खर्चा किया जा सकता है। वो चाहते हैं कि मेरे ऊपर पैसा खर्चा न करके लड़के के ऊपर, भाई के ऊपर पैसा खर्चा किया जाए, तो शायद वो कमाएगा, घर के काम आएगा। तो मुझे अपना भविष्य तो अंधकार में ही लगता है। दूसरा ये भी है कि वो मेहनत करते हैं बहुत, और आज स्कूल की फीस जो होती चली जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे नहीं लगता है कि मेरा भाई भी पढ़ पाएगा। और यदि ऐसा है तो वो सारे के सारे वायदे जो कि हमारा संविधान करता है,
जो मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत ये कहा जाता है कि आपको जीवन का अधिकार है, तो ऐसा जीवन जिसका अधिकार मुझे दिया जा रहा है, अगर मैं पढ़ नहीं सकती, अगर मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, अगर मैं अपने खाने का प्रबंध नहीं कर सकती और ना आप कर सकते हैं, तो मैं कैसे जीऊँगा? ये राइट टू लाइवलीहुड क्या होता है? आपने कहा है कि मैं जो चाहूँ जहाँ चाहूँ बोल सकती हूँ, राइट टू एक्सप्रेशन। कहाँ है वो राइट टू एक्सप्रेशन? कहाँ बोलूँ, किसे बताऊँ? क्या इतना ही मात्र काफ़ी है कि सोशल मीडिया में जाकर, फेसबुक पर जाकर या कहीं इधर उधर जाकर, अगर मेरे पास मोबाइल है या कोई और सुविधा है तो वहाँ जाकर लिख दूँ? कैसे राइट टू एक्सप्रेशन कहा जाए? मेरी बात कौन सुनेगा? क्या वो लोग सुनेंगे जो निर्णय करते हैं? वो तो नहीं सुनते। तो ये कैसी लोकशाही है जिसमें लोक के नाम से जो कुछ घट रहा है वो सब झूठा है। आप में से जो लोग यहाँ आते रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले पूछा गया कि श्रीकांशु कहाँ है। श्रीकांशु के घर में एक मृत्यु हो गई है। अभी जो बता रही थी कि वो शायद उनके सालू भाई जो थे वो बनारस विश्वविद्यालय में एडमिट थे। मुझे पता नहीं कहाँ थे, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कहीं ऐसा तो ना हो कि वो कैंसर वाले अस्पताल में रहे हैं। और उचित देखभाल न होने के कारण या पहले से पता न होने के कारण ऐसा हो गया हो। आज ही अखबार में आपने पढ़ा होगा कि इलाहाबाद शहर में टीबी की दवा गायब हो गई। टीबी की दवा जो है वो नहीं मिल रही। तो टीबी के मरीज जो है वो कहाँ से दवा को प्राप्त करेंगे? तो कैसा राइट टू लाइफ है? अगर सरकार ये इंश्योर नहीं कर सकती है कि हमें दवा मिले, कैसी लोकशाही है? शिक्षा लगातार महंगी होती चली जा रही है। जितने भी विद्यालय हैं वो सब प्राइवेटाइज हो रहे हैं। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें लोग नौकरी करने तो जाते हैं, पढ़ाने नहीं जाते। तो जो भी कुछ घट रहा है इस देश में लोकतंत्र के नाम पर, वो वह नहीं है जो कि होना चाहिए, क्योंकि इसमें से लोग गायब हैं। तंत्र अवश्य है, क्योंकि तंत्र के तहत ही जो है वोट डाले जाते हैं। और उसमें ये होता है कि जो सबसे पहले फीते को टच करता है वो जीत जाता है। आज सुबह मैं देख रहा था, इस देश में कुछ लोग जो है ऐसे एमपी बने हैं जो केवल 9 वोटों से जीते हैं। आप
सोचिए इस बड़े देश में अगर कोई 9 वोटों के आधार पर जीता है तो उसके विरोध में कितने मत पड़े होंगे? क्या वो विरोध वाले मत महत्वपूर्ण नहीं है? तो इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आनंदी जी इस विषय पर और अधिक सोच चुके हैं, वो इस बारे में थोड़ा बोलेंगे। आप लोगों को उत्साहित करने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है बोल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करना चाहते हैं तो उसमें आपका आना और बोलना और आपकी बात महत्वपूर्ण है। और हम लोगों का उत्साहवर्धन तभी होगा जब आप सब बोलेंगे, केवल सुनेंगे नहीं, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो तभी सार्थक लोकतंत्र होगा जिसमें सबकी आवाज़ सुनी जाएगी और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं आनंदी जी से आग्रह करूँगा कि वो अपनी बात कह लें और उसके बाद हम लोग जो है अपनी जो संवाद और इस संवाद तो यही मानिए कि मैं भी जो कह रहा हूँ वो संवाद के तहत ही कह रहा हूँ। आनंदी जी की बात सुनी जाए। नीचे तो पंखा चला देंगे आप, तो बच्चे लोग हैं नहीं मिल जाए। हाँ ठीक, थैंक यू। संक्षेप में अपनी बात रखूँगा जिससे संवाद आगे बढ़ सके। लोकतंत्र नाम से ही स्पष्ट है, लोकतंत्र केवल राजकाज की प्रणाली या व्यवस्था नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक सांस्कृतिक जीवन दृष्टि भी है। अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर, अपने टोले में, कुरबे में, मोहल्ले में, अपनी संस्थाओं में, जहाँ भी हम लोग प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, देखना होगा क्या वहाँ पर सरकार की भावना विकसित हो पाई, वहाँ पर सहभागिता या साझेदारी की भावना विकसित हो पाई, क्या वहाँ प्रत्यक्ष संवाद हो रहा है। तो लोकशाही वहीं खड़ी होगी जहाँ लोक जीवन की बुनियादी इकाइयों में लोग सक्रिय होंगे, भागीदारी करेंगे, उनके बीच साहचर्य होगा, संवाद होगा और लोकतंत्र के ढांचे में ये बुनियादी इकाइयों के अलावा विभिन्न स्तरों पर संस्थाएं होंगी, एजेंसियां होंगी, प्रतिनिधिमूलक संस्थाएं होंगी और इन संस्थाओं, एजेंसियों के बीच परस्पर संतुलन रहेगा, एक दूसरे को ये प्रभावित करेंगी और नियंत्रण में रखेंगी। कहीं कोई इकाई या घटक निरंकुश नहीं होने पाएगा। तो लोकशाही में ये संकल्पना है कि जो प्रतिनिध्यात्मक संस्थाएं हैं उनमें वह लोग चुन करके जाएं जो लोगों के बीच से हों, उनकी वफादारी, निष्ठा लोगों के प्रति हो, लोगों की महत्वाकांक्षाओं को, भावनाओं को वो सदन में स्पंदित करते हैं। ये संकल्पना है लोकतंत्र की। और संविधान तो राजकाज चलाने के लिए विधि विधानों का एक दस्तावेज है और वो समय समय पर उसमें
संशोधन परिवर्धन किए जा सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हमारे देश के संविधान में नहीं हैं। अगर लातिनी अमेरिकी देशों की बात की जाए तो वहाँ कुछ सुखद डेवलपमेंट्स हुए हैं। जैसे 2008 में इक्वाडोर ने धरती के मूलभूत अधिकारों को भी संविधान में जोड़ा। नदियों के अधिकार हैं, जंगलों के अधिकार हैं, पहाड़ों के अधिकार हैं, जानवरों के अधिकार हैं, वृक्षों के अधिकार हैं। केवल मतदाताओं के ही मूलभूत अधिकार नहीं हैं। ये जीव सृष्टि जो है इसमें सभी अंगों के अधिकार हैं और संविधान के द्वारा उनको संरक्षण मिला हुआ है। लातिनी अमेरिकी देशों के संविधान में जनमत संग्रह का प्रावधान है कि अगर किसी विशेष मुद्दे पर राष्ट्रीय महत्व के संवेदनशील या महत्वपूर्ण मुद्दे पर कुछ किया जाना है या संविधान में संशोधन किया जाना है, संविधान में कोई धारा जोड़ी जानी है, तो जनमत संग्रह होना चाहिए। जैसे उरुग्वे में एक जनमत संग्रह हुआ था कि पानी का निजीकरण होना चाहिए या नहीं। वहाँ पर और आसपास के तमाम देशों में जो जल आपूर्ति की नगरों में व्यवस्था थी वो कंपनियों के हाथों में जाने लगी। पानी की कीमतें बढ़ने लगी। कंपनियों का तो सारा फोकस जो है वो मुनाफे पर रहता है, सामाजिक सरोकार पर बिल्कुल नहीं रहता है। सामाजिक सरोकार का ढोंग जरूर रहता है। तो वहाँ जगह जगह आंदोलन छिड़ गए। बोलिविया में कोचाबाम्बा में 1997 से 2001 के बीच में बड़ा लंबा आंदोलन चला। तो उरुग्वे में जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के पश्चात लोगों ने अपनी राय दी कि पानी का निजीकरण नहीं होना चाहिए। तो वहाँ रीम्यूनिसिपलाइजेशन हुआ, मैंने म्यूनिसिपैलिटी के हाथों में नगरीय जलापूर्ति व्यवस्था सौंपी गई। इसी प्रकार से राइट टू रिकॉल, अगर हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो हमें अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। या अगर हम किसी को बीच में ही नापसंद करते हैं तो अपनी नापसंदगी इजहार करने का भी प्रावधान होना चाहिए। तो ह्यूगो शावेज के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और जनमत संग्रह हुआ। ह्यूगो शावेज द्वारा राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए और ज़्यादा जनमत से। हमारे देश के संविधान में ये बातें नहीं हैं। अव्यावहारिक कह करके इनको नज़रअंदाज कर दिया गया और ये बात उठ खड़ी हुई थी 1974 में एपी आंदोलन के दिनों में। जयप्रकाश जी ये मांग कर रहे थे, जयप्रकाश जी क्या छात्रीवाद मांग कर रहे थे, जयप्रकाश जी को नायक थे कि बिहार विधानसभा भंग होनी चाहिए। बिहार विधानसभा ने लोगों का विश्वास खो दिया। उस समय संविधान समर्थकों ने कहा कि ये मांग पूरी तरह से असंवैधानिक है। पर जयप्रकाश जी ने जो बात कही थी कि संविधान में भले ही धारा न हो लेकिन ये मांग पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। यानी लोग जो हैं, पीपुल जो है वो लीगल सॉवरेन है। तो लीगल सॉवरेन को पूरा हक है कि वो जब चाहे पॉलिटिकल सॉवरेन को
कह सकता है कि इन प्रतिनिधियों के खिलाफ हम हैं और इनके लिए राइट टू रिकॉल के तहत व्यवस्था होनी चाहिए। यानी केंद्र सरकार अगर चाहे तो राज्य सरकारों को भंग कर सकती है। राज्य सरकारें चाहें तो ग्राम पंचायतों को भंग कर सकती हैं, नगर निगमों को भंग कर सकती हैं। एक बड़ा ही शुरुआती उदाहरण है, 1957 में EMS नंबूदिरीपाद केरल में मुख्यमंत्री बने थे। 2 वर्षों बाद वहाँ आंदोलन छिड़ा था तो उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। 2 ही वर्ष उसका टर्म बाकी था, 2-2.5 वर्ष। तो अगर केंद्र सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे तो नीचे की इकाइयों को जब चाहे भंग कर सकती है। यानी ऊपर सारी सत्ता केंद्रित है। गांधी जी इस मामले में बहुत साफ थे। उन्होंने कहा था कि कुछ 100 या 1000 लोगों को केंद्र में भेज देने से लोकतंत्र नहीं चलेगा। लोकतंत्र तो तब चलेगा जब स्थानीय इकाइयों में, बुनियादी इकाइयों में लोकतंत्र स्पंदित होगा, लोग अपनी व्यवस्था चलाएंगे। आज पार्टी तंत्र, लोकतंत्र न कहिए बल्कि देश में दलतंत्र कायम हो गया है। दल विहीनता की संकल्पना केवल मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण ने ही नहीं किया है। दल विहीनता की संकल्पना बहुत सारी आइडियोलॉजीज में है, बहुत सारी विचारधाराओं में है। अगर कम्युनिज्म को ही लिया जाए तो मार्क्स ने भी कहा है कि समाज की जो अंतिम अवस्था है, एक संकल्पना की है। अंतिम अवस्था कहाँ आएगी? यानी समाज की जो अंतिम अवस्था है उसमें स्टेट वुड विदर अवे, यानी राज्य नामक संस्था का निरसन हो जाएगा। यानी दल नहीं रह जाएगा, राज्य नहीं रह जाएगा, लोग खुद अपनी व्यवस्था संभालेंगे। इस तरह की संकल्पना मार्क्स ने लिखी थी। विदरिंग ऑफ द स्टेट, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, मार्क्स ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि समाज कितना जागरूक, स्वतः संचालित होता जाएगा कि राज्य की आवश्यकता नहीं है। गांधी ने भी, सर्वोदय आंदोलन ने भी ये बात कही। लेकिन दल को धीरे धीरे खत्म किए जाने की बात जो विभिन्न विचारधाराओं में कही गई है, वो पूरी तरह से मिथ्या साबित हो रही है। दल मजबूत होते जा रहे हैं। दल जो है बड़े गिरोह के रूप में, बड़ा विरोधाभास है कि लोकतंत्र को चलाने के लिए जो राजनीतिक दल हैं उनमें खुद आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, कोई इनर डेमोक्रेसी नहीं है। कुछ दल परिवार आधारित हैं, कुछ दल एक व्यक्ति पर आधारित है। एक सरदार है या एक सरदारनी है जो पूरे दल को नियंत्रित कर रहा है या कर रही है। यानी दलों में कहीं कोई लोकतंत्र नहीं है। कहाँ से कौन उम्मीदवार होगा ये उस निर्वाचन क्षेत्र के लोग नहीं तय करते हैं। कहीं से उम्मीदवार थोप दिया जाता है और लोग विवश हैं, उन्हीं के बीच से किसी को चुनते हैं और उसके लिए एक्सक्यूज रहता है कि लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली है। जितनी व्यवस्थाएं हैं उनमें लोकतंत्र सबसे बेहतर है और लेसर इविल को हमें चुनना है जो कम से कम बुरा हो। लेकिन कम से कम बुरा कुछ नहीं होता। जो चीज़ बुरी है दैट ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड्स ए मैक्सिमम। जैसे फिजिक्स में है ना कि एंट्रोपी जो है इट ऑलवेज टेंड्स टुवर्ड्स ए मैक्सिमम। यानी ये जो बुराई है
इसमें कोई सेल्फ लिमिटिंग प्रिंसिपल नहीं लागू होता है। होता यही है, हम देखते हैं कि जिन लोगों को हमने चुन करके भेजा है वे हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं, वे दलों के प्रतिनिधि। कहा भी जाता है कि इस पार्टी के इतने, इस पार्टी के इतने, इस पार्टी के इतने, यानी वह अगर उनकी गिनती की जाती है तो दलों के लिए की जाती है, तो उनकी वफादारी भी अपने दल के सरदार के प्रति होती है, लोगों के प्रति नहीं होती है, क्योंकि लोग कहीं हैं नहीं। ये जो मौजूदा लोकतंत्र का ढांचा है, इससे भ्रष्टाचार खूब बढ़ा है, क्योंकि चुनाव लड़ना जो है वो सबसे महंगा हो गया है, बड़ा खर्चीला है। आम आदमी या मध्यम दर्जे का आदमी सोच भी नहीं सकता है कि वो चुनावी समर में उतरे। इसीलिए हो क्या रहा है कि दलों की कारपोरेट फंडिंग हो रही है, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम के तहत तो जो खुलासे हो रहे हैं, अभी पूरा विश्लेषण नहीं आया है। पहले नियम था कि कोई कंपनी कम से कम 3 साल तक अस्तित्व में हो तो वही चंदा दे सकती है। अब तो यह कंपनी आज बनती है और कल वो करोड़ों रुपए का चंदा राजनीतिक दल को देती है। कंपनी निहायत घाटे में जा रही है और राजनीतिक दल को चंदा दे रही है। यानी लॉस मेकिंग यूनिट्स जो हैं वो करोड़ों रुपए चंदे दे रही हैं। यानी ये जो लोकतंत्र में जो चुनाव है, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत हो गया है। भ्रष्टाचार पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं, काले धन पर ही चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रतिनिधि आ रहे हैं वे प्रतिनिधि हमारे नहीं हैं, लोगों के नहीं हैं, वे प्रतिनिधि दलों के हैं या जो फंडिंग कर रहे हैं उनके हैं। इसलिए हुआ ये है कि तमाम दवा कंपनियों ने चंदे दिए और सब स्टैंडर्ड दवाएं उतार दी जो किसी कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं। कंपनियों ने चंदे दिए, बड़े बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स उनको गिफ्ट के तौर पर सौंप दिए गए। ऐसी कंपनियों ने चंदे दिए कि उनका सिक्किम में जो बांध बनाया था उन्होंने वो बह गया, गांव के गांव बह गए, हजारों हजार लोग जलमग्न हो गए। यानी इस देश में ही नहीं, दुनिया में जो शासन तंत्र चल रहा है लोकतंत्र के नाम पर, वो पूरी तरह से लोगों का तंत्र नहीं है। यानी लोकतंत्र न कहिए बल्कि तंत्र, लोग कहिए, तंत्र का एक पूरा संजाल खड़ा हो गया है। उसमें ब्यूरोक्रेसी है, उसमें टेक्नोक्रेसी है, उसमें डेमोक्रेट्स हैं, ये सब चला रहे हैं व्यवस्था को। और हम देखते हैं कि लोग कहीं नहीं। मैं तो अपने मोहल्ले में ही देखता हूँ कि पता चला अचानक खड़ी दोपहरी में सड़क खुद रही है, पीछे गली खुद रही है। तो पूछ रहा हूँ भाई क्या है? अरे वो साहब जाने, नमामि गंगे वाले जानते हैं। हमने कहा भाई तुम कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसको पाटोगे कि नहीं? कहीं कोई जवाब देने वाला। अधिकारी को ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा। गांव में मैं पहुंचा, पता चला घर के सामने खोद दिया है। क्या? नल से जल आने वाला है। कहीं लोगों से पूछ नहीं है। अरे भाई ठीक है, लोगों को पानी मिलना है तो लोगों के बीच बातचीत हो, कैसे व्यवस्था होगी, क्या होगा। पता चला आपने हमारा घर खोद के धर दिया, हम अपने घर में नहीं घुस सकते हैं। हमारे खेत के बीच में आपने ट्रांसफार्मर लगा दिया, हमसे पूछा भी नहीं। हमारे खेत के चारों तरफ आपने विकास के नाम पर पूरा आपने ले लिया जमीन, कहीं कोई सुनने वाला नहीं। यानी लोगों से पूछने की आवश्यकता नहीं। लोग अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लोगों की पहल से कुछ हो सकता है। इसमें इस तंत्र का विश्वास नहीं है। ये तंत्र तय करेगा विकास क्या है, ये तंत्र तय करेगा शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये तंत्र तय करेगा कि पीने का पानी आपको कैसे मिलेगा। लोगों की भागीदारी से
लोगों के सक्रिय सहभाग से कुछ नहीं होना है। तो ये लोकतंत्र के नाम पर जो ढांचा खड़ा हो गया है, ये बोगस ढांचा है। कुछ इस तरह से है जैसे विनोबा जी कहते थे इसी लोकतंत्र के लिए कि हम विनायक बनाने चले थे, विनायक का मतलब गणेश जी, विनायक न बन के हमने बानर बना दिया। यानी लोकतंत्र का बानरीकरण हो गया है। जो ढांचा है, जैसे मनुष्य का शव है, अगर उसमें स्पिरिट नहीं है, तो ये जो ढांचा लोकतंत्र का खड़ा हो गया है, इसमें स्पिरिट नहीं है, ये बोगस ढांचा है। और लोकलाज तो कहीं कुछ है ही नहीं। हमने कल किसके बारे में क्या कहा था और आज हम उसके साथ गलबहियाँ कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत पुराना उदाहरण दूंगा, नए तो सब आप देखते ही रहते हैं। जिस सुल्तानपुर ज़िले से एक डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, शायद डॉक्टर कैलाश नजीब नाम था उनका, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। किसी मामले में वो सस्पेंड वगैरह हुए थे, वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रहे थे। तो चौधरी चरण सिंह जी पहुँचे और उन्होंने बताया कि ये तो महाभ्रष्ट डॉक्टर है, इन चीज़ों में ये दोषी पाया गया है, इसको तो जेल में होना चाहिए। और इंदिरा जी ने इसको खड़ा कर दिया है एमपी के लिए। दूसरी बार जब चुनाव हुआ तो वही महोदय भारतीय क्रांति दल से चुनाव लड़ने लगे। तो मैं स्कूल से भाग करके, मेरी थोड़ी रुचि थी राजनीति में, इंटर में शायद पढ़ता था, तो मैं क्लास छोड़ करके गया, चौधरी चरण सिंह जी का भाषण सुनूंगा आज क्या कहते हैं। तो चौधरी साहब ने एक स्लिप निकाली और उनकी डिग्रियां पढ़नी शुरू की, MBBS, MD, ये इस विदेशी विश्वविद्यालय में ये काम किया, इसमें ये काम किया, ये रिसर्च पेपर लिखा, और ऐसे लोगों को संसद में पहुंचना चाहिए। पूरे पांव तले जमीन खिसक गई। कितना बड़ा नेता! और पिछली बार इसी आदमी के बारे में ये कहा था और आज इसके बारे में ये कह रहे हैं। तो राजनीति में कब कौन क्या बोल दे, जैसे एक विचारक होता है, आज कुछ कह रहा है, धीरे धीरे उसके विचारों में परिवर्तन होगा, संशोधन होगा, वो कोई बात कहेगा। अंकित पाठक 2 वर्ष बाद क्या कहेंगे, ये अभी से हम लोग पूर्वानुमान लगा सकते हैं। लेकिन राजनेता अगले पल क्या कहेगा, ये हम नहीं अनुमान लगा सकते हैं। ये तो मित्रों, ये पूरी जो व्यवस्था है, ये लोक विमुख व्यवस्था है। ठीक है, ढांचा खड़ा है, संविधान पुस्तिका भी है, कुछ बातें संविधान के बारे में कही जाती हैं कि भाई अच्छा है। अपने देश के संविधान में ये है कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र घटक हैं, प्रतिप्रभावी रहेंगे, एक दूसरे को निरंकुश न होने देंगे। अमेरिका से बेहतर है। अमेरिका में जो अध्यक्षीय प्रणाली है उससे बेहतर है हमारी प्रणाली। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, भारतवर्ष में तो संविधान सर्वोच्च है। और सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती की इसमें व्यवस्था कर दी है कि संसद चाहे भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। आज हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पूरा एक संभवतः भाग 4 में है, काफ़ी लंबा चौड़ा है। हम लोगों के वरिष्ठ साथी हैं रविकिरण जैन जी, वो बड़े अच्छे ढंग से कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को घोषणा पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ही जारी कर दें कि हम ये करेंगे। यानी उसमें सब कुछ, सारी बातें, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, उसमें जितनी चीज़ें हम सोच सकते हैं, स्वराज की दृष्टि से, स्वदेशी की दृष्टि से, राइट टू लाइफ की दृष्टि से, राइट टू लाइवलीहुड की दृष्टि से, सारी बातें जो हैं नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित हैं, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है। इसके पीछे कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि इस देश के लोग जो हैं
तरह से जागरूक नहीं है। हालांकि इस देश के लोगों की जो इंटेलिजेंस है उस पर सवालिया निशान उठाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 1977 में जयप्रकाश जी ने कहा था कि अरे ठीक है, विरोधी दल कुछ ज़्यादा सीटें पा जाएंगे। भाव ये था कि सरकार जो है इंदिरा जी की ही बनेगी, सब लोग एक हो जाएंगे तो कुछ ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। ये अनुमान नहीं था कि सफाया हो जाएगा उत्तर भारत में कांग्रेस का, और उत्तर प्रदेश में 85 की 85 सीटें जो हैं कांग्रेस हार जाएगी, बिहार में सारी सीटें हार जाएगी, राजस्थान में सारी सीटें हार जाएगी। ये उन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान जो मुझे सीख मिली थी, जीवन में पहली बार 1977 में अमेठी जाकर के चुनाव प्रचार किया था। हमारे मित्र जगदीश गुप्ता जी से अपने ही हम दोनों लोग चले गए। वहाँ हमने एक बात कही तो मतदाता ने हमको टोका। हमने संजय गांधी लड़ रहे थे और दूसरी तरफ से रवींद्र प्रताप सिंह जी लड़ रहे थे, जनता पार्टी। उन्होंने संजय गांधी के बारे में तमाम बातें कही कि भाई ये जातियाँ हुई हैं, और तब उसने कहा भैया ये बात आगे कहीं न कहिएगा, जो रवींद्र प्रताप सिंह खड़े हैं वो कम बदमाश नहीं है, उतने। और उसने रवींद्र प्रताप सिंह जी का पूरा काला किस्सा बताया। तो मैं सकते में मैं भाग खड़ा हुआ, मैं इलाहाबाद आया और मैंने कहा ये चुनाव प्रचार तो मेरी मांग का नहीं, और चाहे लोकतंत्र रहे चाहे चला जाए, जब इसके बजाय जो आ रहा है वो और बुरा है। ठीक है, वो प्रधानमंत्री का बेटा है तो ज़्यादा जाति करेगा, एक बड़े जमींदार का बेटा है तो हैं तो दोनों। यहाँ डॉक्टर साहब के बारे में धनपत पांडे जी ने बताया कि चुनाव प्रचार करने गए थे, तो डॉक्टर साहब ने क्या भाषण दिया जरा मुझे बताओ, मैं भी जा करके। तो तब धनपत पांडे जी ने बताया, मुझे याद है कि अगर ये चुनाव श्रीमती कमला बहुगुणा और जो भी उनके खिलाफ रहे हैं उनका नाम लिया, डॉक्टर साहब ने कहा, प्रोफेसर बनवारीलाल शर्मा जी ने, कि अगर ये चुनाव कमला बहुगुणा और उनके प्रतिद्वंद्वी के बीच होता तो मैं कतई नहीं आता। ये चुनाव लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में है, इसलिए मैं आया। तो मैंने कहा अब मंत्र मिल गया, अब चलो पुनः अमेठी। तो मित्रों, नागनाथ के भाई सांपनाथ कौन कहाँ है, बस अंतिम बात कहूँगा। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, आंदोलनों के लोग हैं, सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप चुनाव प्रचार में जाएं तो आप ये कह सकते हैं कि चेंज होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि रोटी उलट पलट करके सीखनी चाहिए। अगर आप तवे पर रोटी उलटेंगे पलटेंगे तो अच्छी सीखेंगे। तो सरकार बदलते रहना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। आप करते क्या हैं कि विरोधियों में संसार के सारे सद्गुण बताना शुरू कर देते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। किसी को सड़क पार कराना है, उसका हाथ पकड़ करके सड़क पार करा करके आप अपने रास्ते चलिए। जो आपका आंदोलन का काम है, समाज परिवर्तन का काम है, आप भी उसके साथ लग लेते हैं और अपना जो स्वधर्म है भूल जाते हैं। आंदोलनों के लोग, सामाजिक सरोकार रखने वाले लोग आपद धर्म को स्वधर्म बना लेते हैं, ये गड़बड़ हो जाता है। आपद धर्म के तौर पर हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारा मूल धर्म स्वधर्म नहीं है। तो मित्रों, ये हमने आपके साथ रखा, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से रखा गया। चर्चा को आगे जैसे मैंने कहा कि ये संवाद है, दो मित्र भी आ गए हैं, वकील साहब हैं, शायद मेरे ख्याल से अम्बेडकर जी का नाम जो है उन्हें ज़रूर खींच के लाया होगा यहाँ, ये मैं मान के चल रहा हूँ। जो बात है वो हम लोग जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं और कितना सच्चा है। आप अपने अनुभव भी रहे होंगे और जो इस बात आप साझा करना चाहते हैं, लंबा भाषण न देकर जो मुख्य बात कहना चाहते हैं उसे कहें, जिससे कि सब लोग जो है उसमें अधिक से अधिक लोग जो है उसमें भाग ले सकें।
तो स्वागत है आपके विचारों का, और जो विचार हम लोगों के हैं वो हमारे हैं। आप के विचार जो हैं आपके हैं, और कोई आवश्यक नहीं है कि जो हम लोगों ने बातें कही हो उससे आप सहमत ही हो। अगर सहमत हो तो कोई बात नहीं, अगर असहमत हो तब भी ठीक है, अपनी बात कहिए। स्वागत है, कौन बोलना चाहेगा? कोई भी। हम लोग लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद में है, इसलिए पहले आपकी बात जो है। तो अध्यापक को चाहती है कि पहले बोले तब उसके बाद बोले। मुझे मालूम आएगा यहाँ। बिल्कुल आएगा। जैसे आज के संवाद का विषय है, मेरे दिमाग में ये था कि आज संवाद ही है। हाँ, मैसेज में ऐसा कुछ वक्ता का नाम नहीं लिखा था, तो मुझसे किसी ने पूछा कि वक्ता कौन है इसमें। हमने कहा वक्ता सभी लोग होंगे, चूँकि संवाद है तो आपस में सब मिलकर बातचीत करेंगे। आज का विषय बहुत मौजू है, भारतीय संविधान और लोकतंत्र, और इत्तेफाक से आज अम्बेडकर का जन्मदिन भी है। सच्चा लोकतंत्र। हाँ, तो मैं इसी सच्चे लोकतंत्र पर ही आज दोपहर में सोच रहा था कि सच्चा लोकतंत्र क्या होगा। तब फिर वही अम्बेडकर याद आए कि सच्चे लोकतंत्र की तस्वीर वही होगी जब हम एक अम्बेडकर कहे थे कि हम विरोधाभासों के युग में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास राजनीतिक लोकतंत्र तो है, राजनीतिक आज़ादी तो है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र नहीं है। उस सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के वादे को हमने DPSP में रख दिया। तो मुझे लगता है कि सच्चा लोकतंत्र तो तब आएगा इस देश में, और ये आज जो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र जिस पूंजी का शिकार है, जिस कॉरपोरेट पूंजी की गिरफ्त में है, और जिसका परिणाम आप चुनाव में देख रहे हैं, जो हाल भी आप बता रहे थे, इस कॉरपोरेट पूंजी की गिरफ्त में जितने ये यूरोपियन लोकतंत्र के फॉर्म हैं, अमेरिका में बहुत पहले से हॉवर्ड फास्ट की जो नॉवेल है जिसका अनुवाद वर्मा जी ने किया, अमेरिकन, उसमें तो बहुत बाकायदा दिखाया गया कि कैसे वहाँ के चुनाव कॉरपोरेट ही कराते हैं, और जो अध्यक्षीय प्रणाली है वह पूरी की पूरी कॉरपोरेट ही उसमें जो है कॉलेज उनका जो है इलेक्टोरल कॉलेज, उसका आयोजन पूरे कॉरपोरेट करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ कवायद की जा रही है, ये आने वाले दिनों में अध्यक्षीय की तरफ रुख है, और फिर सारे राजनीतिक जो दल हैं वो कंपनियों के फंडेड इलेक्शंस होंगे, कुछ उसी तरफ जाएगा। ये बड़ी बड़ी कॉरपोरेट इकाइयाँ आएंगी और वे चुनाव करवाएंगी, फिर चुनाव आयोग जैसी संस्था केवल फैसिलिटेटर की भूमिका रह जाएगी। तो मुझे लगता है राजनीतिक लोकतंत्र भारत में जो 100 साल पहले अमेरिका में हुआ करता था, कॉरपोरेट पूंजी की गिरफ्त में था, वो आज भारत में पूरी तरह कॉरपोरेट पूंजी की गिरफ्त में है। ठीक है, हाँ, बाकी जो आज़ादी हमें मिलती है संविधान के जरिए, वो आज़ादी हमें है कि कोई भी चाहे तो वह उम्मीदवार बन सकता है, उसके पास न्यूनतम अगर पैसा है तो जमानत राशि अगर है तो वह उम्मीदवार बन सकता है और मत डाल सकने तक की आज़ादी। लेकिन वह आज़ादी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ना होने से बेमतलब की रह जाती है। और ये अम्बेडकर, आज मैं अभी दोपहर में सुन रहा था, तो अम्बेडकर 1953 में BBC को एक इंटरव्यू देते हैं सर। उसी इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि हम चुन किसे रहे हैं, जिसे हम चुन रहे हैं वह हमारे उन राजनीतिक आर्थिक लोकतंत्र के सपनों को, सामाजिक लोकतंत्र के सपनों को साकार नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सच्चा जो लोकतंत्र होगा वो तब आएगा जिसमें जनता के हाथ में शक्ति होगी। जैसे जो अभी सर बात कह रहे थे कि इस पूरे तंत्र से जनता गायब है, उसके हाथ में निर्णय लेने की और नीतियों को बनाने की सामर्थ्य रह नहीं गई। जैसे लग रहा है कि सब कुछ ऊपर से थोपा जा रहा है। जिस स्वराज का सपना जो गांधी लेकर चले थे, उसमें सर एक किताब में आज पढ़ रहा था, उस किताब में एक कोट है स्वराज के बारे में, वो मैं बस 4 लाइन है उसको पढ़ना चाहता हूँ।
फोटो मैंने उसकी ली है। रियल स्वराज विल कम नॉट बाय द एक्विजिशन ऑफ अथॉरिटी बाय अ फ्यू, बट कुछ लोगों द्वारा संपत्ति के कब्जे के जरिए जो है वो स्वराज नहीं आएगा, बट बाय द एक्विजिशन ऑफ द कैपेसिटी बाय ऑल टू रेजिस्ट अथॉरिटी व्हेन इट इज अब्यूज्ड। जब सत्ता पर सत्ता को खतरा महसूस होगा और जब बहुत सारे लोग उसका प्रतिरोध करेंगे, उस प्रतिरोध की जो क्षमता होगी उससे स्वराज आएगा। इन अदर वर्ड्स, स्वराज इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय एजुकेटिंग द मासेस टू अ सेंस ऑफ देयर कैपेसिटी टू रेगुलेट एंड कंट्रोल अथॉरिटी। जब ये मास अथॉरिटी को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकेगी, इन अदर वर्ड्स जब ये सत्ता जो है वो नीचे से लागू होगी विकेंद्रित तरीके से, जब हम या नीचे से बताएंगे कि हमारे घर के सामने से नाली जानी है कि नहीं जानी है, या हमारे बगल से बड़ा एक्सप्रेस वे जाना है कि नहीं जाना है, यानी निर्णय लेने की और नीतियों को बनाने की शक्ति जब तक जनता के पास नहीं आएगी तब तक मुझे लगता है कि सच्चा लोकतंत्र नहीं आएगा। अंबेडकर का खास तौर पर जोर कुछ और चीज़ों पर था, जिसे वो कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति उन्मूलन में, कि आज आप देखेंगे कि जितनी पार्टियां इस चुनाव में आ रही हैं, सर मतलब जानकर यह ताजुब भी होता है कि तमाम सारी कम्युनिस्ट पार्टियां भी जातीय समीकरण भिड़ा रही हैं। तमाम सारे जो प्रगतिशील पार्टी जिन्हें कहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी या से रजिस्ट दक्षिणपंथी पार्टियों से रजिस्ट कर रही कुछ वामपंथी पार्टियां, जिन्हें आप आज अगर आप सेंटर लेफ्ट तो आज आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी कह सकते हैं, तो वो पार्टियां भी जाति और धर्म के समीकरण भिड़ा रही हैं। तो अंबेडकर इस बात से भी अवगत थे कि सामाजिक लोकतंत्र तो तब आएगा जब हम अपनी जाति के नेता को नहीं चुनेंगे, अपने खास धर्म के नेता को नहीं चुनेंगे, ठीक। और बाकी आर्थिक लोकतंत्र के बिना तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह की बराबरी का, क्योंकि फिर मार्क्स अगर रिलेवेंट हैं तो वही कि जिसके हाथ में आर्थिक शक्ति है वह राजनीतिक शक्ति को निर्धारित करेगा, और फिर बाद में राजनीतिक शक्तियाँ कैसे आर्थिक शक्ति को निर्धारित करती हैं। आप जानते हैं कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का एक इतना बड़ा स्कैम सामने हमारे आया है, और कैसे आर्थिक शक्तियों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश राजनीतिक शक्तियों ने की है, और वो कब की है आपको पता है कि जब बड़े बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड्स उनके नाम से खरीद लिए गए और उन्हें दे दिए गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय संविधान फिलहाल अभी तक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट है हमारे देश के लिए। उसकी कुछ बातों से असहमति हो सकती है, लेकिन इतने लंबे अरसे गुजर जाने के बाद हमारे पास जो कुछ भी है बेस्ट मुझे लगता है कि वही है। और हमारा जो अगर कुछ भारतीय मॉडल है डेमोक्रेसी का, कुछ अपना मॉडल है डेमोक्रेसी का, जिसमें हम गांधी का स्वराज और अंबेडकर के जो सामाजिक न्याय के सपने हैं वो भी हम लाएंगे ही लाएंगे, जिन्हें काफ़ी हद तक भारतीय संविधान में समाहित करने की कोशिश की गई, पर वो डीपीएसपी जैसे एक भविष्य में पूरे किए जाने वाले वादे के रूप में रख दिया गया। अगर उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए तो मुझे लगता है इसी संविधान के जरिए भारतीय लोकतंत्र आएगा, सच्चा लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। और वह उसकी जो पूरी कवायद होगी, वो कोशिश शुरुआत जो होगी वो इसी तरह की जो वैकल्पिक शिक्षा के साधन हैं, स्वराज विद्यापीठ, सिविल सोसाइटी और जन आंदोलन, इन्हीं से होगी। और इसी को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है इनरिच करने की ज़रूरत है, क्योंकि सर आज के जो शिक्षा संस्थान हैं वो केवल परीक्षा कराने में बिजी हैं। नई शिक्षा नीति के तहत परीक्षा पर बहुत जोर है। पूरे प्रदेश के लगभग 331 एडेड कॉलेज हैं, अनुदानित एडेड डिग्री कॉलेज हैं, जिनमें जो है केवल परीक्षाएं हो रही हैं। इस समय पढ़ाई बहुत कम हो रही है। 6,500 सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। उन 6,500 सेल्फ फाइनेंस में तो केवल इम्तिहान होता है, क्लासेस जो है वो बहुत मुश्किल से चलती हैं। तो शिक्षण संस्थाओं से यह यकीन नहीं रह गया कि वो ऐसा कुछ सपना दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है वैकल्पिक शिक्षा के संस्थान भी अब जो है वो खड़े करने और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, जिससे हम, मुझे नहीं लगता कि 2-4-10 सालों में कुछ होने वाला है। एक लंबी लड़ाई है, 10-20 साल 50 साल की, जिससे हम सच्चे लोकतंत्र की तरफ बढ़ पाएंगे।
बस, थैंक यू। तो इसी में बोलो, इसी में बोलो। बोलो। लोकतंत्र का मतलब है कि हम सभी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनें और अपना बात को संसद में रखें और इससे हम अपना इंटरेस्ट को फुलफ़िल करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि लोकतंत्र में सारा डिसीजन जो है वो पब्लिक को नहीं दी जानी चाहिए। जैसे अगर हम सारा डिसीजन अगर पब्लिक को दे देंगे तो इससे खतरा भी मंडरा सकता है कि अगर मान लीजिए एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर मान लीजिए स्टेट के खिलाफ ही कोई राय रखता है तो हमारे देश के सॉवरेनिटी पर खतरा हो सकता है। दूसरी बात ये है कि एथिक्स की बात होनी चाहिए कि हम जो भी सोसाइटी के लोग हैं, स्टूडेंट हैं या सिटीजन्स हैं, उनके पास एथिक्स होनी चाहिए और वो मतलब जागरूक होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है यहाँ पर एथिक्स को लेके भी थोड़ा सा दिक्कत है कि आज हम एक भारत की सबसे बड़ी टफेस्ट एग्जामिनेशन होती है यूपीएससी, तो उसमें एथिक्स को रखा गया है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो कोई गलत कार्य न करें। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि अगर पॉलिटिकली और ब्यूरोक्रेसी दोनों मिल के कोई कार्य करती है समाज के लिए, तो वहाँ पर क्या कर रही है वो तो एक अलग मैटर है। परंतु यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो न्यू ब्यूरोक्रेट्स आए हैं, जैसे उत्तराखंड के एक ब्यूरोक्रेट से नाम नहीं लेना चाहूँगा, XYZ ब्यूरोक्रेट्स हैं बहुत सारे, वो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और या फिर इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, चैनल आईडी बनाते हैं। वो अपने से छोटे पदाधिकारियों को पूरा देश के सामने वो जलील करने का भी कभी कभी कार्य करते हैं, जो कि थोड़ा एथिक्स पर भी ये आघात पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरी बात ये है कि हम सबको सबसे पहले तो जागरूक होने चाहिए, जिससे कि हम अपना कोई भी जो कार्य है वो करवा सकें। थैंक यू। यूपीएससी में जो एथिक्स का पेपर आया है उसकी कुछ जिम्मेदारी मेरी है। सर कुछ लोग बिना ऑफ द कैमरा बोलना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, इजाजत है? वही बैठे बैठे बोल देना यहाँ नहीं आएगा। सुनाइए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लड़कियाँ होंगी, तो वो चाहती हैं कि बट लड़कियाँ ग्लव्स कैमरा आजकल जो है वो बहुत कैमरे में बहुत आगे हैं, पर दोनों तरह की लड़कियाँ हैं। कुछ हैं जो कि एक तरह की है, कुछ ऐसी। सर मैं यही कहना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। सर अपने आप अपने को रख के देखो। यस सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब जो मैं अपनी और जो मैं उस पावर के बाद हूँ, मैं गारंटी नहीं दे सकती। अपनी भी नहीं ले सकती। यस शायद दूसरे लोग जो यहाँ पर युवा लोग हैं वो कुछ बताना चाहे इस बारे में, वो अपनी गारंटी ले सकते हैं। इस सम्मेलन के सभी बड़ों का धन्यवाद जो मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं विश्वविद्यालय में 1963 से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे पदों पर रहा हूँ, पर मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ। सभी बड़ों का धन्यवाद अवसर देने के लिए, बोलने के लिए। मेरा शायद पहला ही संवाद होगा, इस वजह से कोई गलती होगी तो उदार दिल से क्षमा कर दीजिएगा। बाकी अगर यहाँ लोकतंत्र की बात आती तो चौथा स्तंभ भी देखा जाता है पत्रकारिता का। आज के समय की पत्रकारिता सभी वाकिफ होंगे इससे। ज़्यादातर लद्दाख में आप लोग स्थिति देख ही रहे हैं, वहाँ की कवरेज ना दे के लोग पत्रकार यहाँ कवरेज देते हैं कि सेलिब्रिटी को बुला के सवाल पूछे जाते हैं उनसे। पत्रकारिता कहाँ है, लोकतंत्र कहाँ है, सवाल है। तो इन पे लोकतंत्र पे ज़्यादा फोकस करने के लिए पत्रकारिता को आपको सुधारना पड़ेगा।
और मैं शासन प्रशासन को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराने से पहले लोगों को ज़्यादा जिम्मेदार ठहराता हूँ, जो लोकतंत्र पे कम फोकस करते हैं। लोग 5 किलो अनाज में संतुष्ट हो जाते हैं या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में, ये बड़ा सवाल है। लोकतंत्र यहाँ तक जीवित नहीं है कि आप सवाल उठाते हैं, बात करते हैं, आप उसमें भागीदारिता भी देखते हैं। स्त्रियों की भागीदारिता आप यूनिवर्सिटी की ले लीजिए, यहाँ से मेरे हिसाब से एक ऋचा सिंह शायद लड़ी होंगी चुनाव कभी। लोकतंत्र में स्त्रियों की भागीदारिता भी होती है, आजकल नहीं समझ रहे। बाकी जेएनयू में देख रहे हैं, जेएनयू में सेक्रेटरी पद पे, बाकी प्रेसिडेंट पद पे भी लड़ रहे हैं लोग, स्त्रियां लड़ रही हैं आगे। आप न्याय की बात करते हैं लोकतंत्र में, तो न्यायालय को देख ही रहे हैं आप। बाकी एसबीआई जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे थे सर, इलेक्टोरल बॉन्ड पे एसबीआई को कैसे डिले करने के लिए एक ऑफ़र दिया जाता है, बाकी चीफ जस्टिस की तरफ से कैसे प्रेशराइज़ किया जाता है तब दिया जाता है। तो न्यायप्रियता को मारने की चीज़ें हैं ये लोकतंत्र में। लोकतंत्र क्या सिर्फ उन्हीं से चलता है जो सिर्फ शासन पे बैठे हैं? क्या इसमें नीचे लोगों का कोई हकदार नहीं है? जनता इन सब की बातों पे नहीं कोई इंटरेस्ट लेती क्या? बाकी मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की बात और राष्ट्रवाद की बात है, तो आइडियोलॉजी को एक पर्सपेक्टिव, एक परिप्रेक्ष्य से ना देखने की जगह लोगों को भावनात्मक देखना चाहिए। जैसे कि अगर राष्ट्रवाद की बात है तो ये नहीं देखना चाहिए कि राइटिस्ट लेफ्टिस्ट कौन है, या कांग्रेस लेफ्टिस्ट है या कांग्रेस राइटिस्ट है या भाजपा है। लोकतंत्र को बात जिंदा रखने की होती है, तो इसमें उन सभी लोगों को भागीदारिता देनी चाहिए जो दबे कुचले स्तर पे भी हैं। बाकी एलीट क्लास को भी समझना चाहिए कि वो उनका भी हकदार है उन सब चीज़ों में। आजकल उन सब चीज़ों की बातें नहीं होती, तो लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जिंदा है लोग। यूथ आजकल, जैसे आज डॉक्टर भीमराव जयंती है उनकी, तो लोग टाइप करने, स्टेटस लगाने तक ही सीमित रह जाते हैं। स्वराज पीटने का मौका दिया है संगोष्ठी का, संवाद का, ऐसे और जगह भी होनी चाहिए, पर यूथ इन सब में कहीं, मेरे को नहीं लगता कहीं भागीदारिता है। सिर्फ वो टाइपिंग और कमेंट में जवाब देने तक ही सीमित है। ये सही बात है कि लोकतंत्र में आजकल बुद्धिजीवी लोग नहीं जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए क्राइम कितना है लोकतंत्र में, आप सभी जान रहे। क्राइम गोंडा में देख लीजिए और प्रतापगढ़ में, कुंडा में लाशों पे चढ़ के अगर कोई नेता जीतता है तो जनमानस की बात वो कहाँ तक सुनेगा? आप बात ये समझिए, आप उन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं कि जातिवाद के तौर पे, कि ये हमारे जाति से बिलोंग करता है तो इसे हम बढ़ा देते हैं, चाहे ये गुंडा हो जाए कुछ हो। धनंजय सिंह की देख लीजिए, उन्हें सिर्फ इस बात पे वोट मिलता है कि ये क्षत्रिय धर्म से या किसी खास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन बातों पे नहीं दिया जाता विकास कितना किया। जौनपुर में हम विकास देख ही रहे हैं, मैं खुद जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद देखा हूँ विकास। इन सब बातों से हट के हमें सोचना पड़ेगा कि जातिवाद और संप्रदायवाद, इन सब से भी हट के कोई चीज़ें होती हैं जो राजनीति और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए काम करती हैं। संप्रदायवाद का बात देखते तो मैं ऐसा तो नहीं मानूंगा कि कोई पार्टी संप्रदायवाद का कट्टर विरोध करती है, उसका समर्थन करती है, पर कहीं ना कहीं इन सब में सभी इनलीगल या लीगली तौर पे जुड़े पड़े हैं। जैसा कि देखिए, आप देख सकते हैं कि नई नई पॉलिसीज़ आती है तो उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बिलोंग करती हैं। आप फेलोशिप देख सकते हैं, आप किसी पार्टी का प्रोपोगेंडा भी कुछ रिलीज़ हुआ था सर, मैनिफेस्टो, तो उसमें एक कम्युनिटी को सिर्फ स्कॉलरशिप दी जाती बाहर जाने के लिए, बाकी लोग भी तो हैं। मेरा इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि आप लोकतंत्र में सिर्फ संप्रदायवाद, जातिवाद को नहीं बढ़ावा दे सकते। बाकी आप मानवता को भी सोचते हैं, मानवता से ज़्यादा लोकतंत्र मायने रखता है, आप उसको भी बढ़ावा देने की सोचिए। पर यूथ इन सब में सोच नहीं रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है। किताबों से हट के दुनिया सोशल मीडिया पे ज़्यादा जा रही है, तो इसमें लोकतंत्र कहाँ जिंदा है? मैं नहीं समझता कहीं लोकतंत्र जिंदा है। जिंदा की होने की बात होती तो लद्दाख में कोई रिपोर्टर तो पहुँचता, ऑटोनॉमस कोई रिपोर्टर पहुँचता है यहाँ तक। आजकल लोग सब मान रहे कहीं ना कहीं सब बॉन्ड से जुड़े पड़े हैं पार्टियों से। बॉन्ड तक एक बात, आपकी आइडियोलॉजी भी मैटर करती है, ठीक है आइडियोलॉजी मैटर, पर आपकी पत्रकारिता कहाँ जाए? देश का पत्रकार कहाँ है?
जेएनयू के पत्रकार ऐसे बना रहे जो सांप्रदायिकता पे ना फोकस करके ऐसे फोकस करते जो सच में दलित के मुद्दे हैं, एक दमित वर्ग के मुद्दे हैं, पर एक यूनिवर्सिटी को ये कह दिया जाता है कि वो जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है। बाकी अगर वो नक्सलिज़म की बात करती है तो उन पे भी आने वाली फिल्में ऐसी हैं जो नक्सलिज़म पे बात ना करके डाइवर्ट करती है यूथ को। डाइवर्ट करने का खेल ये यहाँ तक चल रहा है कि लोग आजकल सोशल मीडिया पे ये बस एक धर्म विशेष को जोड़ के बता देते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। कहाँ जा रहा है लोकतंत्र, ये विषय, न्यायप्रियता का विषय। धन्यवाद सर। आज के रविवार संगोष्ठी में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और आज बाबा साहब का जन्मदिन महोत्सव है और उनके जोर से बोले जरा, तुम्हारी आवाज़ पहुँच रही है, अध्यापक नहीं बन पाओगे अगर जोर से नहीं बोलोगे। थोड़ा सा और जोर से बोलो सर। ऑन कैमरा ऑन कैमरा ऑन कैमरा बोलोगे या नहीं? यस, ऑन कैमरा ही बोलो, ऑफ कैमरा बोलना चाहता ऑफ है। कैमरा। ऑफ कैमरा हटा लो इसलिए। धन्यवाद सर। ये पहले तो मैं ज़रा सा ऑनलाइन ऑफलाइन पर विषय पर जाने से पहले इस पछड़े में आना पाऊँगा। इतनी कमजोरी क्यों महसूस करते हैं आप स्वराज भवन में बैठे हुए असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, आगे आ जाओ बच्चे, आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। एक के बाद दूसरा तीसरा नहीं, मैं किसी व्यक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं स्वयं अपने से सवाल पूछ रहा हूँ। यदि इतने खतरा हो, आपको लगता हो कि ये इसके प्रमाणित होकर के इसकी वजह से आपका करियर प्रभावित हो जाएगा, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू कर रहा हो, क्या रहा है? आप भगत सिंह के वंशज हैं, आप देश बदलने के लिए निकले हैं। आप चाहते हैं कि बगल में एक ऐसी संस्थाएं बन जाएं जहां ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अल्टरनेटिव हो जाए, वहां नैतिकता पढ़ाई जाए, वहां से क्रांतिकारी तैयार हो जाए, और आप कहेंगे इसको ऑफलाइन कर दीजिए जहाँ 4 आपके विश्वसनीय लोग बैठे हुए हैं। इतनी कमजोरी नहीं, इतनी कमजोरी नहीं। ये 19 साल 20 साल के खून को सूट नहीं करती। जिसको रिकॉर्ड करना हो करके ले जाए और जिसे दिखाना हो दिखा दे। शर्म आती है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, एक लड़की ने जब कहा तो मुझे समझ में आया कि वंशानुगत कमजोरी लेकर के चलने की आदत है। पर जब बार बार आप इसको लाने लगते हैं तो मुझे अफसोस होता है। इस प्रकृति से निकलिए, अपने पर कॉन्फिडेंस रखिए और बोलिए। जो लोग लड़ रहे हैं वो भी आपसे पेड नहीं है, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो भी अगर समाज में आपके लिए लड़ रहे हैं, अगर कोई अंबेडकर आपके लिए भिड़े, अगर कोई गांधी आपके लिए मरा, अगर कोई भगत सिंह आपके लिए लटका, या कोई उस वंश परंपरा में आज उसका नाम ले रहा है, तो उसी लिए ले रहा है कि ये दुनिया खूबसूरत बने, और उसके लिए जिसको जितना खून देना होगा देगा। इतना क्यों डरते हो यार? मेरा तो ध्यान भी नहीं जाता था कि इसमें क्या हो रहा है। मैं कभी सर से पूछने वाला था कि सर ये जो इसमें होता है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग होती है, कोई टेप होगा, मुझे उपलब्ध हो जाएगा क्या? मैं कभी कभी चला कर देखा करूँगा या दूसरों को दिखाऊंगा यार कि आजकल बड़ा बढ़िया बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या है। चलिए विषय पर आते हैं। इस बार जो है दिखाई देगी। नहीं, चल विषय पर आते हैं। नहीं, मैं इसलिए नहीं डांट रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। मैं 20 साल के खून से ये अपेक्षा नहीं करता। मेरी दिक्कत ये है, मैं निर्भीकता का मतलब जिस निर्भय होने को गांधी ने मंत्र के रूप में इस्तेमाल किया। यार गांव घर के लोग आजादी का मतलब नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते। 50 साल 100 साल पहले गांधी के पीरियड में तुम्हारे घर में से बाबू साहब लोग नहीं लड़ने के लिए आ गए थे आंदोलन में, उनके पास तो ठीक ठाक चल रही थी। जिस ओबीसी एससी क्लास को घरों में से निकाल के गांधी ने मजमा लगा दिया सड़क पर और ब्लॉक करवा दिया, आंदोलन चलाया, ये वो लोग थे जिन्हें आजादी का अर्थ नहीं मालूम था। लेकिन गांधी ने एक मंत्र दिया, निर्भय। निर्भय होकर के आओ, जिस बात को कह रहे हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो और अपनी बात कहो। और उसी मंत्र ने, और जब जब उन्हें लगा कि यह मंत्र फेल कर जा रहा है, हिंसा हो जा रही है, विड्रॉ कर लिया आंदोलन को। आंदोलनों को देखिए, 22 का आंदोलन है, नमक का आंदोलन है, 30 का, 42 का, 2-3 आंदोलन उन्होंने चलाए हैं। पर उसमें क्या चमत्कार, कैसे सबके मंत्र में निर्भय है, उनको भी कुछ किया जा सकता। आजकल के लोग जरूर
मीडिया पर डालेंगे, सावरकर को देखो उनके लिए तो कमरे में बंद था, तब उस समय गांधी बैठ के पूरी खा रहा था, तब करता। नालायक तुम कहां थे नहीं मालूम, पर उस समय गांधी को मालूम था क्या कि पूरी मिलेगी? गांधी को भी सावरकर की जगह डाला जा सकता था, मना किया था क्या उन्होंने? आप आज की व्याख्याएं लेकर के बैठ के लिखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए गांधीज्म पर जब पढ़िए, बहुत कठिन था। पढ़े लिखे लोगों को समझा करके आंदोलन को चला लेना एक बात होती है, मैं आपको ले चलूं, समझा दूं, कहूं ये मार्क्सिस्ट तरीका है जिसमें वो बंधु बैठते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, अच्छा खासा पढ़ते लिखते हैं और वो बाहर की तरफ निकलते हैं। तरीका ये भी है, एक गांधीयन तरीका है जिसमें जिनके द्वारा वो लड़ते हैं उनको अखंड विश्वास था कि बाबू कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। सर मैं पढ़ रहा था, मैं उस क्रांतिकारी का नाम भूल रहा हूँ, उसे फांसी की सजा हुई थी। मैं उनकी एक डायरी की एक लाइन पढ़ा और स्तब्ध रह गया उस खाली एक पंक्ति को सुनकर। उस पंक्ति को पढ़ करके मैं भी सोचा, उन्होंने कहा जिस देश में 6 करोड़ लोग अछूत हों, उनको लोग छूने को तैयार नहीं हो, उस नालायक देश को आजादी क्यों चाहिए? ये वो लड़का कह रहा है जो फांसी की सजा आजादी के लिए भुगतने को जेल में बंद है। वो भगत सिंह वाला खेमा है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। 19-20 साल का वो लड़का है, अपनी डायरी में लिख रहा है, बड़ा पीड़ा में है। वही पीड़ा है जो गांधी को भी है, वही पीड़ा है जो अंबेडकर को भी है। वो जाति नष्ट करना चाहते हैं उनका, वो उस लड़के को भी वही पीड़ा है। वो कह रहा है जिस देश में 6 करोड़ लोगों को, उस समय अछूत पॉपुलेशन आपकी 6 करोड़ थी, 6 करोड़ लोगों को लोग छूने को तैयार ना हो, इतना अमानवीय काम, उस देश को अंग्रेजों से आजादी क्यों चाहिए? अगर तुम दूसरे की आजादी का सम्मान नहीं कर सकते, तुम किसी को छूने तक को तैयार नहीं हो, तो तुम्हें क्यों किसी से बराबरी की कुर्सी चाहिए भाई? यह दर्द होता है, यह भावुकता होती है जब आप समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं इसलिए कि जब आप निकलते हैं बाहर बांध के, ठीक है, हम सबको पेट में भूख लगेगी, हम सबको एक नौकरी चाहिए, हमें एक कैरियर चाहिए, हमें भी एक लगता है कि एक तंत्र है जो हर जगह से वॉचफुल है और देख रहा होगा और ऐसा कर रहा होगा, पर इतना डरना हो तो शाम को कहीं और बिताना चाहिए, टहल लेना चाहिए। इतना नहीं डरना यार, तुम्हारी उम्र में इतना डरना अच्छा नहीं लगता। मैं बात कर रहा था, सर ने जब कहा था एक बात, मैं विषय पर आ रहा हूँ। ये प्रिंसिपल साहब थे पीसीसी के पुराने, इसलिए उन्होंने डांट लिया। मैं विषय पर आ रहा हूँ। सर ने कहा कि लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरत बात है वो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। ये उसी से डिराइव्ड है कि हम चुनाव लड़ लेते हैं, हमारे पास पैसा हो, जमानत का तो 25,000 रुपया जमा करें, आजकल शायद 25,000 हो गई है, 1,000 हो गई है, वॉट एवर इट इज। सारे मित्र बैठ करके हमको 25,000 दे दें, मैं चल के चुनाव लड़ लूँ और जिससे कहिए उसे मोदी के खिलाफ भर देता हूँ, लड़ लूँगा। ये आज़ादी है जो मुझे संविधान देता है और मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ। इतनी तो बची हुई है, इसमें दो राय नहीं। परंतु यही आज़ादी जो संविधान से हमको मिली है, कहीं संविधान में यह आज़ादी उनको कैसे मिल गई कि वो हमें न सुने। हमें बोलने की आज़ादी तो है और मजे की है, उनको न सुनने की आज़ादी कहाँ से मिल गई? पूरा तंत्र बहरा हो गया, सुन ही नहीं रहा है। बार बार ये बात आती रही और कई मित्रों ने बहुत अच्छे ढंग से उठाया कि कहा किससे जाए, सुना ही नहीं जा रहा है। आपने देखा ब्रजभूषण वाली जब केस थी, पूरा देश एक तरफ बोल रहा था, प्रधानमंत्री नहीं बोले। हम अपेक्षा नहीं कर सकते प्रधानमंत्री मुद्दे पर बोले, परंतु इस पर नहीं बोले। मेरी समझ से महत्वपूर्ण बात थी वो जो यानी वाली घटना थी, उस पर पूरे देश में राहुल अनाप शनाप बोलते होंगे, दस्तूफी की बात करते होंगे, मैं उनसे असहमत हूँ, ये यहाँ का विषय नहीं है। परंतु जब देश मांग रहा हो कि प्रधानमंत्री कृपया वहाँ के बारे में बताएं, क्योंकि वहाँ पर यह स्थिति हो रही है, अमित शाह वहाँ जा रहे हैं और करके आ रहे हैं, यही पर्याप्त नहीं है, आप कृपया करके बोलें। आप नहीं बोलते। एमएसपी वाली केस पर जब राज्यसभा में केस हो रही थी, आपने पहली बार जिसको उन्होंने बाद में विड्रॉ किया, वो वाला जब पहली बार पास हुआ था, तो अगर किसी ने देखा हो उस कार्रवाई को, गजब का पास हुआ था।
सारे कैमरे तोड़वा दो, बंद करवा दो, हाँ 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 करके रखा गया तभी पास हो गया, पता ही नहीं लगा, वो बिल्कुल ज़बरदस्ती आपने पास करा लिया था। अलग बात है कि मुंह की पानी पड़ी और आपने उसमें फिर विड्रॉ किया और कहा कि 1 साल का जो आंदोलन चला लिया किसानों ने और जम के चलाया, वो भले आप उनको खालिस्तानी कहिए, पेट कहिए, समृद्ध किसान कहिए, पर 1 साल चला के उन्होंने आपकी औकात आपको बता दी कि बिना पूछे इस तरीके से चलोगे तो हम नहीं चलने देंगे। तो उन्होंने उसको दिखा दिया, पर वो जैसे पास हुआ था, मैं उसकी तरफ ध्यान दिला रहा हूँ, आप उठा के रिकॉर्डिंग देख लीजिए, शर्म आती है। लोकसभा ऐसे चलेगी? अभी चंडीगढ़ वाली जो मेयर वाली घटना हुई है वह तो शर्म आती ही है, लेकिन लोकसभा भी, राज्यसभा भी वैसे ही चली है जिसमें उसको पास कराया गया था किसान बिल को जबरदस्ती। तो ये न सुनने वाली तंग, आप वही बोलेंगे जो आपको बोलना है, खूब बोलेंगे, इसमें दो राय नहीं। हर हफ्ते आता रहा है मंत्रवाक्य उनका, वो मित्रों के लिए और रेडियो पर कहते तो वो भी संवाद थे, लेकिन वन में जितना बोलना हुआ बोलते रहे। लेकिन पूरा 10 साल की प्रक्रिया में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, प्रेस को सामने नहीं बुलाते, बैठ करके आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देते, जो उनको बोलना है वो बोलते हैं, आपको नहीं सुनते हैं। ये लोकतंत्र में कहां से निकल आया? लोकतंत्र में तो ब्यूटी है सुने और सुनाए जाने की, संवाद की। मालिक हम इसीलिए हैं कि हम अपना कष्ट आपसे बयान करें, और आप हमारे सेवक इसीलिए हैं, आपके शब्दों में प्रधान सेवक इसलिए हैं कि आपको मेरी बातों का जवाब मुझे देना है। पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पिछले इस पूरे तंत्र में हम उठा करके देख रहे हैं। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ, ये वो लोग थे जिन्हें हम किसी भी एजेंडा में नहीं गिना करते थे। आप ध्यान रखिए, 47 में जब देश आज़ाद हुआ तभी से प्रश्न चिन्ह लगाए गए। सबके मन की आज़ादी नहीं थी। सर ने जैसा कहा, वामपंथियों ने तो कहा ये झूठी आज़ादी है। नागपुर ने 3 साल तक झंडा नहीं फहराया। मैंने प्रमाण पर नहीं कह रहा हूँ, मैंने जैसा सुन रखा है, हो सकता है उनको लगा कि वो ये ठीक नहीं है। तमाम लोगों को लगा कि भिन्न देश धर्म के नाम पर बट गया है, कांग्रेस सही नहीं चल रही है। ठीक, सारी वो होता रहा। फिर इसके बाद हमारा 47 के बाद से कांड आता है, ये आया रजत जयंती समारोह जब मनाया जा रहा था, देश का 25वां साल, जिसमें तब तक उसी के ठीक सामने जयप्रकाश मूवमेंट आ गया। धूमिल की एक पंक्ति याद आ रही है, मूड बता रही है। केवल अमृत महोत्सव में हम लोग ये गाना नहीं गा रहे हैं कि देश लोकतंत्र सही नहीं चल रहा है। 25वें सालगिरह में धूमिल की कविता आती है, क्या आजादी 3 थके रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है। ये मोहब्बत की कविता तो नहीं है। तंज देखिए आप, ये 25वें साल में लिखा जा रहा है। क्या आजादी 3 थके रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या आजादी का कोई और मतलब भी होता है। उसी समय वो पंक्ति आती है दुष्यंत की, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चलें और उम्र भर के लिए। तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम नहीं संतुष्ट होंगे तो हम आलोचना करेंगे आपकी, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र को हमको देना चाहिए, उपलब्धियां देनी चाहिए। और हम अमृत काल में बैठे हैं तो मैं कुछ उपलब्धियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ के बावजूद हमें नहीं मिला है। 140 करोड़, 40 करोड़ का देश बटा था, 8 करोड़ पाकिस्तान, 32 करोड़ का भारत, 4 करोड़ शिक्षित थे। आज लूली लंगड़ी शिक्षा व्यवस्था भी 100 करोड़ को शिक्षित कर चुकी है। आज हम 5 साल से अन्न घर में बैठे हुए बांट रहे हैं। ये विवादित है कि करना चाहिए कि नहीं। क्यों किसी घोषणा पत्र में होना चाहिए कि अगले 10 साल तक हम सबको भोजन दे देंगे? क्या मंदिर के दरवाजे पर बैठी हुई जमात है क्या? इसको काम देना चाहिए कि इसको क्यों हम आश्वासन दे रहे हैं कि आपको गेहूं दे देंगे? ये तो आप ही का फेल्योर दिखाता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपने इसको दिया, ये ऐसे नहीं आएगा। ये हम पाकिस्तान या चीन से लेके नहीं देने वाले हैं, ये भारत की उपलब्धि है जिसको हम दे रहे हैं। तो उपलब्धियां तो हुई हैं इतने दिनों में। आपने उठा करके देखिए, 1901 से लेकर 1942 तक आई है। मैं समझता हूं 6 दुर्भिक्ष हैं जिसमें लाखों की संख्या में लोग मरे हैं। उस बंगाल के दुर्भिक्ष की आप याद करते हैं, मुट्ठी भरने के लिए क्या हालत हो गई थी। और 42 में तो 42 की क्रांति के पीछे एक यह भी गिना जाता है कि उस समय जो है इतना बड़ा अकाल पड़ा हुआ था कि जनता हाथ थी। मैं उस पूरे प्रकरण पर नहीं जा। 47 के बाद से जो आज़ादी आई है, इस आज़ादी ने कम से कम दुर्भिक्ष तो नहीं पड़ने दिया, कहीं मरने तो नहीं दिया। 75 साल में हम चारों तरफ 140 करोड़ को पालने पोसने की स्थिति में है। हम पहुंच रहे हैं, हम शौचालयों का मॉडल ले रहे हैं, हम सड़कों का मॉडल ले रहे हैं।
सही है गलत है उस पर बाद में जाइए, देश उपलब्धि तो कर रहा था। तो मैं ये कह रहा हूं, बल्कि लोकतंत्र पर चर्चा हो रही है तो मैं लोकतंत्र पर आपसे सहमत होते हुए भी एक दूसरी धारा दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। आनंदी जी ने कहा कि जनता को बहुत ज्यादा दोषी करने की, दिखाने की मैं तो नहीं बात कर रहा हूं। उन्होंने सुरक्षित रख लिया, क्योंकि जेपी मूवमेंट में संकेत उन्होंने किया कि जयप्रकाश तक नहीं सोच रहे थे कि ये कमाल हो जाएगा कि चारों तरफ से हो जाएंगे और सरकारें पलट गई। पूरे उत्तर भारत से हमने विदा कर दिया उस कांग्रेस को, जो तानाशाही का उस समय प्रतीक थी। इंदिरा गांधी तक को चुनाव हरवा दिया इस अनपढ़ जनता ने, जिसको आप जातिवादी कहते हैं, जो आपकी निगाह में या तो अहीर है, या तो ब्राह्मण है, या तो ठाकुर है, उसी के नाम पर वोट देती है, बेवकूफ़ है, अनपढ़ है, कुछ कार्रवाई नहीं करती है। उस जनता ने लोकतंत्र को उस समय बचाया था जब जेपी के साथ आके खड़ी हो गई थी, और उस आंदोलन को पूरा चला करके हम सुरक्षित करके ले आए थे। तो एक तो मैं आपका ध्यान उधर दिला रहा हूँ, इस जनता को गाली देना कितना उचित होगा। एक चुनाव मुझे याद नहीं है, आनंदी जी शायद बताएं, कर्नाटका में हुआ था, एक ही साथ दोनों चुनाव हुए थे। ये प्रासंगिक है, वन नेशन और वन वोट वाले की वजह से कि एक ही समय एक ही बैलेट पेपर में दोनों वोट हुए थे, केंद्र का मतलब सांसद का और विधानसभा का। विधानसभा में जनता पार्टी चुनी गई थी और संसद के लिए कांग्रेस को वोट दिया गया था, दोनों अपोजिशन पार्टियां। इतना प्रबुद्ध जनमत कहां पाएगा आपको? क्या वो आदमी भावनात्मक था? क्या होता तो वो एक वोट देता तो दोनों वोट जनता पार्टी को देता। वो सुविचारित ढंग से दे रहा था कि केंद्र में किसको होना चाहिए और राज्य में किसको होना चाहिए। केवल अनपढ़ होने के नाम से आप उसको गाली नहीं देंगे। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको दे दूं, हमारे केजरीवाल साहब हम सब वाकिफ हैं, प्रशासनिक सेवाओं में थे, उधर आए, इंजीनियर थे, थोड़ा अस्थिर दिमाग के लगते हैं, मैं विनम्रता से ही कहूँगा। बहुत ज़्यादा रिजिड होकर के कहीं नहीं लग पाते, लेकिन एक उफान, एक बेचैनी तो है, एक बेचैनी तो मुझे महसूस होती है। वो जैसे हम सब में है वैसे ही एक लेवल पर वहाँ भी है। केजरीवाल दिल्ली में गर्भगृह में, जिसके बगल में प्रधानमंत्री रहता है, जिसके बगल में राष्ट्रपति रहता है, उसी सेंटर पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लड़ते हुए केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं और 70 में से 67 सीट जीत कर ले आते हैं। पैसे की जोर से क्या? नहीं। जातिवाद के जोर से नहीं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप गलत व्याख्या दे रहे हैं। लोग को देखिए कितने जिम्मेदार हैं। दिल्ली का वह नागरिक एकाएक विश्वास करता है कि नहीं ये लड़का ठीक कह रहा है, तो पैसा धरा का धरा रह जाता है। जिस पैसे को हम लोग गाली दे रहे हैं कि पूरा तंत्र खरीदा जा चुका है और केवल पैसे से चुनाव लड़े जा रहे हैं। केजरीवाल के पास पैसा नहीं था, 20 करोड़ रुपया विदेश से उन्होंने लिया था कि आपसे फंडिंग ली थी। तमाम लड़के थे जो कि एनजीओ की तरफ से इस्तीफा दे दे करके उनके साथ शामिल हो गए, औने पौने पार्टी बनी, कुछ लोग बने, कुछ लोगों को उन्होंने समझा लिया। कौन कौन सी पॉलिसी समझाई, अनाप शनाप समझाई, कैसे लोग समझ गए। लेकिन 70 में से 67 सीट लाना कोई हल्की बात नहीं है। इस प्रोपोर्शन में तो कभी कोई नेहरू भी नहीं जीते, राजीव गांधी भी नहीं जीते। जब इंदिरा गांधी मारी गई तो 403 408 सीट मिली थी उनको 543 में से। 70 में से 67 सीट का मिलना, जनता ने तो विश्वास किया और भरपूर करती है। क्या आप भी कहेंगे आपकी लोकतंत्र कमजोर है या अनपढ़ है? मुझे दिखता है इससे बड़ी लोकतंत्र की ताकत क्या हो सकती है। उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों कूद करके वहां पर दिल्ली में बोल रही थी कि आदमी पागल है, इसको एकदम नहीं चुनो और फला। लेकिन जनता ने उस पर विश्वास किया। आने के बाद वो आदमी क्या करता है इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं बनती। वो अस्थिर हो सकता है। मैं अभी लोकतंत्र पर चर्चा कर रहा हूं कि जिस लोकतंत्र पर हमें दिखता है कि वो इतना स्थिर है, इतना गड़बड़ है, सच्चा नहीं बचा, उस लोकतंत्र में आज की भी तिथि में मुझे आदमी दिख रहा है कि एक केजरीवाल की संभावना तो दिख रही है। हो सकता है तब से और स्थिति और खराब हो गई हो, केजरीवाल भी हमारे हाथ से निकल गया हो। जैसे वो बिटिया कह रही थी कि जब मैं उस कुर्सी पर जाऊंगी तो वो अपने व्यवहार की गारंटी नहीं ले सकती। हालांकि वो जरूर लेगी, क्योंकि इतनी ईमानदारी अगर है कि यहाँ कह ले कि गारंटी नहीं लेती तो जरूर वो सब गारंटी ले लेगी। अगर न लेना होता तो यहीं से कह देती कि पक्का ले लूंगी, आप भेजिए तो पहले कुर्सी पर बैठाइए। लेकिन वो कह रही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल वहाँ जाते हैं, अब जेल में जाते हैं, गलत जाते हैं, सही जाते हैं, गलत लग रहा है सब। तमाम अनाप शनाप दिनों दिन
क्षरण आ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लोकतंत्र कमजोर ढलता हुआ दिख रहा है, लेकिन हालात उतने खराब तो नहीं थे। 75 साल में जैसे हम चला के लाए हैं और इतनी विविधताओं में, क्योंकि याद करिए, सर को बेहतर याद होगा, आनंद जी भी देखेंगे, 47 में जब देश आजाद हुआ था, सब पूरा दुनिया पानी पीस पीस के कह रही थी। चर्चिल ने तो कहा था कि हम ही से कर्जा लेकर के हमारे पास आएंगे कहने कि चल के संभालिए, हमसे नहीं संभालने वाला, क्योंकि इनके पास हमने इतना भी नहीं छोड़ा है। उनके कहने का मतलब ये था, उसने कहा कर्जा लेंगे ब्रिटिश इंग्लैंड से ही, पर लोन मांगे 5 साल। विचित्रताओं का देश है, जोकरों का देश है, ये चलने वाला नहीं है। ये तो हमारी कृपा थी कि हमने भारत को चला लिया, और ये नहीं। जब नेहरू जी से सवाल पूछा गया कि चर्चिल तो आपके लिए ऐसा कह रहे हैं, तो नेहरू जी ने ये नहीं कहा हाथ बांध करके कि ना हम महाराणा प्रताप के वंशज, ऐसा नहीं होने देंगे। नेहरू ने जो बयान दिया था वो बड़ा प्यारा बयान लगता है। नेहरू ने कहा था लेट अस डिस्प्रूव इट, यानी सहमत भी दिखाई थी कि वो जो कह रहे हैं हमारा रिकॉर्ड है वही। हम जातियों के नाम पर भिड़ जाएंगे, एक दूसरे से रह जाएंगे और पूरा रह जाएगा। लेट अस डिस्प्रूव इट। और मैं समझता हूं कि 75 साल में हमने डिस्प्रूव किया है बहुत हद तक जाकर। कुछ स्थितियां खराब दिख रही हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, ऐसे हैं, ये लोग मुख्य धारा के लोग नहीं रहे हैं। 14 से पहले हम इनको कहां अपने साथ गिनते रहे भाई? आज़ादी की लड़ाई की लड़ने वालों धारा में ये लोग कहां से कैसे दिख रहे थे? ये लोकतंत्र के लोग है ही नहीं। जैसा एक सवाल बार बार उठा कि जो पार्टियां अपना लोकतंत्र नहीं रखती, इसमें सब आ जाती हैं, मजेदार बात है। बल्कि इसमें थोड़ा सा बचाना होगा, अगर मुझे तो कहूँगा भाजपा ही बचेगी कि कुछ उसके यहाँ लोकतंत्र है, एक नड्डा दिख जाएंगे, एक फला दिख जाएंगे, कोई अध्यक्ष चुन जाएगा। बाकी में तो पिता का वंशज है, जमींदारी का एक रूप है। और बल्कि केजरीवाल भी जब जेल में गए तो सुनीता जी एकाएक पैदा कर ली गई। उन 67 में से कोई एक विश्वसनीय नहीं दिखा जिसको वो सामने ला देते, तो कम से कम ये तो रहता कि एक पार्टी खड़ी हुई है जिसके पास अपना लोकतंत्र का स्वरूप है, उनके साथ नंबर 2-3 तो कोई होना चाहिए था पार्टी में। एकाएक सुनीता जी दिखाई दी। तो ये किस तरीके का हम प्रारूप चला रहे हैं? ये पार्टियां जो स्वयं इंटरनल लोकतंत्र नहीं रखती, कल को ये देश का लोकतंत्र कैसे सुरक्षित करेंगी? यस, ये बड़ा सवाल है। जब हमारी फितरत हमारे घर में लोकतंत्र की नहीं है, तो हम पूरे देश का लोकतंत्र हमारे माध्यम से नहीं चल पाएगा। हम अपने को प्रधान सेवक कहते रहेंगे, चाहे जो भी कह लें। लेकिन ये भी जान लीजिए कि 2014 में अगर जनता चुन करके इनको लाई है, तो जनता को गाली मत दीजिए, क्योंकि उससे पहले के भारत की जरा कल्पना कर लीजिए आप क्या हो रहा था। उसके बाद साहबुद्दीन, मुख्तार, फलाने, चारों तरफ जो कह दे, मुख्यमंत्री जाए, यहाँ पर कर ले, वहाँ फोटो खिंचा ले, चारों तरफ एक दूसरा आतंक होता जा रहा था, जिसकी कोई सुनवाई नहीं, 100 मुकदमे, कोई केस नहीं, कोई गवाह नहीं। किस तरीके का तंत्र आप चला करके कैसा मस्त होना चाहते थे? पब्लिक चिढ़ गई थी 2014 में, कहीं उसकी प्रतिकृति आई है। और अगर यह भी नहीं बचेंगे तो वो चला जाएगा। तो जब हम लोकतंत्र पर बात करते हैं, बड़ा सेंसिटिव इशू है ये। हालात उतने खराब तो नहीं हुए हैं, पर मैं समझता हूं कि ऐसे हैं कि पर्याप्त कंट्रोल हो कि इन्हीं का कान उमेट कर सही रखा है। अभी भी क्षेत्रीय पार्टियां वहां जाने लायक तो नहीं है, कुछ दूरी तक जाकर के हुआ है। लेकिन अभी आपने देखा होगा, सर आखिरी बात, अभी आपने देखा होगा एक पार्टी का जो कर है, इनको आपदा में मजा लेने का पूरा और कौशल है, ईश्वर ने दे रखा है। एक बयान में देख रहा हूं, CPIM ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि हम एटम बम को उठाकर समुद्र में डाल देंगे, नष्ट कर देंगे। कैसे कर दोगे भाई? पूरी दुनिया का निरस्त्रीकरण एक बात है, फिर बंदूक भी डाल दो, डंडा पकड़ा दो, एक आंख मूंद करके चलाओगे क्या? अगर हम चाइना के पास भी है और अगर पाकिस्तान के पास भी है और राष्ट्रीय उपलब्धि है, भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है उसको, वो भारत की पूंजी लगी हुई है, तो आप आओगे और आप कहोगे हम उसको समुद्र में उठा के डाल देंगे, तो उनको तो फायदा मिल ही गया। वो तो इसको लेके चल रहे हैं कि चाइना की इंस्ट्रक्शन पर आपने बयान दिया है, वो तो उसका मजा उड़ा रहे हैं। आप इस तरीके का बयान देते हुए जब आप बोल रहे हैं तो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला हो जाता है। एक तो इतनी पार्टियां हैं। अच्छा, कई बात तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका चुनाव घोषणा पत्र देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। कोई भी सरकार आ जाए, मेरे तो अच्छे दिन आने वाले हैं। कोई 1 लाख बांट रहा है, कोई 5 किलो अनाज बांट रहा है, कोई किसी के साथ बांट रहा है। पेंशन वेंशन तो हम लोग की सुरक्षित है, ये सब मिलती रहेगी। नहीं मिलेगी।
ओल्ड वाली ना, हम लोग के ओल्ड में है सर, हम लोग तो ओल्ड में है। मैंने कहा आपकी विद्या तो सब चल रही है, निकल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके का तंत्र बना हुआ है। जरा सा उसमें बारीकी से देखने की बात जरूर है, और केवल फेसबुक वाली पीरियड से सचमुच लड़ाई आगे नहीं जाती, समूह में आनी है। आप लोगों के समय में विश्वविद्यालयों में गर्मा गर्मी थी। हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं 10, 15, 20 सर के ऊपर उस समय सरदर्द था। ये उस समय अध्यापकों में एक्टिव व्यक्ति थे, तो छात्रों का जो कभी ये जुमला, कभी छात्र संघ, कभी PSO, कभी SFI, कभी उन लड़कों का बैठना, तो आप समझ रहे हैं उस समय तो ये हमारे ही प्रशासन थे और हम जो है छात्र थे। तो हम लोगों में चर्चाएं, और वो चर्चाएं विश्वविद्यालय जहाँ अर्न करता है, जीतता है, सीखता है, वो सब हुआ करता था। अब बंद है, वो प्रोसेस भी ख़त्म हो गया है, बाकी चली गई है। और उसकी नीयत ये हो गई है कि लड़का इतना कमज़ोर हो गया है कि 20 साल की उम्र में कहता है कि कैमरे के सामने भी कोई बयान नहीं दे सकते, और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसी के साथ अपनी बात करूँगा। धन्यवाद। मैं कुछ बातें जी, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है कही जा चुकी हैं। एक पर जो हमें कौरता है कि व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र सबसे अच्छा जो है, ये तो तुम मानते हो, लेकिन जिस ये बिना पूंजी के नहीं चल पा रहा, और जिस व्यक्ति से या जिस स्रोत से पूंजी जो है क्या कहते हैं हम लेंगे, उसका निश्चित है कि हस्तक्षेप हमारे ऊपर हो। हमारी नीतियां हम स्वतंत्र रूप से नहीं बना पाएंगे, और ये जरूर होना चाहिए जनता के बीच में कि जो प्रतिरोधक शक्तियां हैं वो जो है जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक जो है सामने वाला जो है, चाहे वो अधिकारी हो या चाहे कोई और हो, वो अपने जो है क्या कहते हैं उस पर नहीं उकड़ सकता। एक और बड़ी चीज़ जो हमको खलती है वो ये है कि ये व्यवस्था ऐसी हो गई है कि उसमें जो व्यक्ति जाता है वो बिल्कुल उसी कार्य संस्कृति का, उसी का जो है क्या कहते हैं अंग उसी में अपना स्वाभाविक कर देता है। मतलब जैसे कोई भी बात हो, वो उदाहरण एक हमारे सामने है कि जिन बातों को कभी हम कसमसकस में उकरते थे सर, उन बातों को जो है वहाँ इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल था। ये स्थिति होती है कि यथावत जो है क्या कहते हैं वो ये ऐसी व्यवस्था का वो अंग हो जाता है, उस व्यवस्था का पूरा अंग हो जाता है। जैसे एक मैं किसी जात व्यवस्था के ऊपर नहीं कमेंट कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा, किसी ऊपर है। जैसे कोई अनुसूचित जात में पैदा हुआ व्यक्ति जो है, जब वो उन प्रशासनिक सेवाओं में आ जाता है तो उसके अपने ही लोग जो है क्या कहते हैं वो उनसे पूरी तरह से कट जाता है। मेरा ये कहने का ये जो चीज़ है, ये चाहे भावनात्मक स्तर पे हो या चाहे जिस भी स्तर पे, वो उनसे बिल्कुल पूरी तरह से कट जाता है। मैं गांव का पैदा हुआ हूँ और दुर्ग मतलब बिल्कुल बहुत ही प्रतापगढ़ तो बहुत पिछड़ा इलाका है, और जो पिछड़ा इलाका हमारा है जो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज मैं जाता हूं तो बस पर्यटक के रूप में एक दिन गया और शाम को चला गया। मैं वहाँ रह नहीं पाता हूँ रात में। ये जो स्थितियाँ बन रही हैं, अब वो किस कारण बन रही है, क्या हो रहा है, वो एक अलग इशू है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर भी हम लोगों को विचार करना, और केवल एक ही है कि हम बदलें और प्रतिरोधक शक्तियों को हम मैंने मजबूत करें। मेरा यही मुख्य आधार है। नहीं, वो लोकतंत्र में धन वाला जो सवाल है वो बड़ा बेसिक सवाल है। मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं हुआ। पैसा नहीं रहेगा तो लोकतंत्र चलेगा कैसे, और पैसा जो देगा वो अपना हक अदा करवाएगा, तो वही बात। गांधी ने शायद उसका एक उत्तर दिया था, उस बात को शायद समझने की आवश्यकता है। पहला तो ये है कि ये जो लोकतंत्र में तंत्र शब्द है, सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी जो हमारा है एक पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है। इसका अगर एक रूप देखा जाए तो ये जो है कॉरपोरेट्स के जो रूप होते हैं उससे भिन्न नहीं है। कॉरपोरेट्स में भी CEO होते हैं,
आपके यहाँ भी CEO बना हुआ है, एक राष्ट्रपति है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, फिर उसके मिनिस्टर है, फिर उसके बाद जो है स्टेट के हैं, फिर डिप्टी मिनिस्टर है, फिर उसके बाद एक पूरा का पूरा जो है वो ब्यूरोक्रेसी है जो कि उसके साथ बनी हुई है। आपकी आवाज़ वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँचती है क्योंकि वो बहुत दूर पर कोई आदमी बैठा हुआ है और उसमें एक पूरा का पूरा ये तंत्र है। गांधी ने ये नहीं सोचा था, और गांधी ने इसीलिए जो था इससे अपने को दूर कर दिया था। गांधी ने सोचा था कि इसको जो है इसका हम विकेंद्रीकरण करेंगे। अगर आप विकेंद्रीकरण करेंगे, मान लीजिए जिसकी बात कर रहे हैं, प्रतापगढ़ की बात कर रहे हैं, तो ये तो संभव होगा कि अगर वहाँ पर आवाज़ उठेगी लोगों की जो कि प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं तो सुनी जाएगी। ऐसा नहीं कि वो सुनी नहीं जाएगी। अभी तो सुनी इसलिए नहीं जाती है आवाज़ क्योंकि वो दिल्ली में अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर आपकी आवाज़ नहीं सुनते तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है उससे। लेकिन जब विकेंद्रीकरण की बात आती है तो इस बात को शायद समझने की आवश्यकता है कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। कर इसलिए नहीं सकते हैं क्योंकि तब ये संभव नहीं होगा कि हम इन्वेस्टर्स मीट करें, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का, क्योंकि पैसा तब हमारे पास उतना नहीं होगा जिसके आधार पर हम उन्हें बुलाएं और कहें कि यहाँ पर हमारा इन्वेस्ट करिए। लेकिन आवाज़ तो बनती वहाँ पर। आप अपना विकास जो है अपनी तरह से तो कर सकते थे। इस बात को शायद समझने की आवश्यकता है। कभी न कभी जो है इसको शायद हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉरपोरेट का जो मॉडल अभी हमने अपनाया है डेमोक्रेसी के नाम पर, ये चलेगा नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात के बारे में मैं एक बात कह दूँ जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जो है वो पैसा जो है वो राजनीतिक पार्टियों को मिला हो। क्या आपको पता है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे तब भी जो थे कॉर्पोरेट फंडिंग हुआ करती थी? क्या आपको नहीं मालूम है कि आज भी कांग्रेस के पास जो इतना पैसा जमा हुआ था और पड़ा हुआ है इतने वर्षों से, जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ से आया होगा? और वो आया इसीलिए था क्योंकि वो पावर में थी, वो डिलीवर कर सकती थी, कुछ दे सकती थी। आज अडानी का नाम आता है, कांग्रेस के ज़माने में अंबानी का नाम आया करता था, धीरू भाई अंबानी का नाम आता था, उस समय टाटा का नाम आता था, उस समय बिरला का नाम आता था। तो इस बात को शायद हमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि शायद आज के संदर्भ में डेमोक्रेसी को हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, अगर वो लोक हित में होना चाहती है तो। अगर उसका यही मॉडल होगा जो अभी चल रहा है तो फिर ठीक है, चले, सड़कें बनेंगी, राम प्रकाश जी कह रहे थे वो परिवर्तन उस तरह वाले होंगे। लेकिन शायद फिर ये वाली बात भी जो है पूछनी पड़ेगी कि क्या कारण है कि भारतवर्ष में 100% लिटरेसी ज़रूर है, पर विश्व के सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे जो हैं सिर्फ भारतवर्ष में ही हैं। क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा जो आत्महत्याएं हैं वो इसी देश में होती हैं? क्या कारण है? मैंने यहाँ पर इसका उदाहरण भी दिया था कि 128 देशों में हम लोग जो है, अगर पूछा जाता है कि कितने खुश हैं अपनी वस्तुस्थिति से, तो हमारा जो है 113 में नंबर आता है, नीचे, ऊपर नंबर नहीं आता है। तो वो बात सही है कि हमने मैनेज किया है, लेकिन कुछ गड़बड़ भी है। अगर हम इसे नहीं समझेंगे कि गड़बड़ है और कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। ये बात ज़रूर है कि हमारे यहाँ जो है
पेपर पर लिटरेट लोगों की संख्या बढ़ गई है, पर कोई नया सीवी रमन तो नहीं आया है। इस देश में विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो कब मिला था, इस बात को शायद पूछने की आवश्यकता है। अगर हम विश्व के सबसे क्या अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, तो क्या वो नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं हो रहा है वो? क्यों इसी शहर में एक ज़माने में निराला भी हुआ करते थे, महादेवी भी थी, पंत भी थे। अब अगर पूछा जाए कि हिंदी का कौन विश्व वो है, कभी कौन है, कोई जानकार ऐसा दिखाई दे तो जो है नाम नहीं लिया जाता। विश्वविद्यालय के अध्यापकों में ऐसा क्यों हो गया है कि अब हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से विश्वविद्यालय की बात हम कर रहे हैं। BHU और अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं उनका नाम तो अवश्य आता है, पर देश का सबसे पहला विश्वविद्यालय रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहीं भी नहीं है, नाम नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा ना। उसके लिए जिम्मेदार कौन है वो शायद बाद में बात होगी। उसके अनेक कारण हो सकते हैं, ये मैं मानकर चलता हूँ कि कोई एक कारण नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं पर कोई चूक हमसे हुई है। और उसका मुख्य कारण यही है कि आप जितनी भी चीज़ें देखिए, शिक्षा को भी ले लीजिए, अभी क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है, उसका विकेंद्रीकरण नहीं है। सब कुछ कंट्रोल होता है दिल्ली से। अभी जिसकी बात ये कर रहे थे या वो कर रहे थे, अंकित कर रहे थे कि क्या परीक्षाएं चल रही हैं, केवल परीक्षाएं हो रही है। उन्होंने उसके आगे वाली बात नहीं की जो हम लोग यहाँ कर चुके हैं। केवल इतना ही नहीं कि परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें से बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत डीम्ड कॉलेजेस हैं। वहाँ सिर्फ जो है आप अपना नाम लिखाते हैं परीक्षा देने के लिए, पढ़ाई नहीं होती है। अगर शिक्षा की व्यवस्था हो गई तो उसका कारण जो है कुछ और है। जी हाँ, जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पैसा हाँ, आपको, लेकिन आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सिर्फ टाइम पीरियड के बाद आपको जाना होता है और अपनी मार्क्स लेके वापस। जी जी जी। तो देखिए, हमारे बच्चे को पता है ये वाली बातें, अध्यापक को ही नहीं पता है। तो विकेंद्रीकरण जब तक नहीं होगा, जिस ग्राम स्वराज की बात जो थी गांधी किया करते थे, मान लीजिए ग्राम स्वराज नहीं करेंगे आप जो है उससे थोड़ा और ऊपर उठ जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको जो है विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और वो विकेंद्रीकरण से होगा क्या? तब आप जो है चीज़ों को ओन करना शुरू करेंगे, ये मेरा है। अभी ये है कि निर्णय किसे लेना है, किसी और को लेना है, हमसे क्या मतलब है, सरकार जाने। गांव में अगर इस शहर में किसी ने तय किया कि सड़क बनाने के लिए जो है 3000 पेड़ कट जाएंगे, किसी ने तय किया कि जो है कंपनी बाग में ये यहाँ पे राम प्रकाश जी बैठे हैं, पेड़ काट दिए जाएंगे, तो पहले तो जो था ये बाग सबका होता था ना, शहर सबका होता था। लेकिन अब हमारा निर्णय कोई और ले रहा है, लखनऊ में बैठ के लोग ले रहे हैं, हाई कोर्ट में बैठ के लोग ले रहे हैं। तो ये निर्णय जब तक हम अपने उस पर नहीं लाएंगे तब तक जो है सच्चा लोकतंत्र नहीं आएगा। इस बात को शायद समझने की आवश्यकता है। आप सबका अनेक धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।